हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 1 ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? सवाल है, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने या फिर न्यूटन ने? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, गैलीलियो ने। पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में देखा था। ठीक है, और जिस दूरबीन से इन्होंने देखा था वो दूरबीन इन्होंने खुद बनाया था, स्वनिर्मित दूरबीन था, है ना। तो स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात के समय में आकाश के अध्ययन करके मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में देखा था। ठीक है, ये आपको सिंपल सा वे में याद रखनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे क्या है? तो ये 100 मिलियन से भी अधिक तारे, 100 बिलियन तारे से भी अधिक तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं अगर ये आकाशगंगा है तो इसमें असंख्य या फिर कह सकते हैं 100 बिलियन तारे, औसतन कितने तारे? 100 बिलियन तारों का एक समूह होता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे इसे कह रहे हैं मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई आकाशगंगाएँ हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कई आकाशगंगाएँ हैं और कई आकाशगंगा या फिर मिल्की वे को समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? सोचिए एक तारा कितना बड़ा होता है और सोचिए 1 मिलियन तारे, 1 बिलियन तारा, कितना? एक नहीं 100। ठीक है, फिर से सुनिएगा, 100 बिलियन तारे, 100 बिलियन तारे या फिर 100 बिलियन तारों का समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ये औसतन है 100 बिलियन तारा। ठीक है, तो 100 बिलियन तारों का समूह को क्या कह रहे हैं? आकाशगंगा कह रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कई आकाशगंगाओं को मिलने से क्या बनता है? ब्रह्मांड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, सिंपली ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि कई तारों को समूह को क्या कह रहे हैं? कई तारों को समूह को कह रहे हैं हम लोग आकाशगंगा। क्या कह रहे हैं? आकाशगंगा, मिल्की वे। और इसी तरीके से अगर हम कई आकाशगंगाओं को मिला दें तो उसे हम लोग कहेंगे ब्रह्मांड। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, और एक ऐसा भी कल्पना किया जा सकता है कि कई ब्रह्मांडों को मिलने से जो बनेगा उसे हम लोग मल्टीवर्स का नाम दे सकते हैं। ये कि काल्पनिक समूह हो सकता है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि कई और ऐसे ब्रह्मांड होंगे तो उस काल्पनिक समूह को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीवर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक है, ऐसा अभी हुआ पता नहीं है, खोज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा काल्पनिक हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह से और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसे मल्टीवर्स कहा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा समझ में आया? क्या समझ में आया? कई बिलियन तारे यानी 100 बिलियन तारे, औसतन 100 बिलियन तारे के समूह को क्या कह रहे हैं हम लोग? आकाशगंगा। और इसी तरीके से कई आकाशगंगाओं को हम लोग क्या करें? ब्रह्मांड करें। और इस तरीके से और भी कोई ब्रह्मांड हो सकता है हमारे वर्ल्ड, ये ब्रह्मांड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीवर्स कह सकते हैं। ये काल्पनिक है ये। ठीक है, तो ये सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? गैलीलियो ने सबसे पहला अपना स्वनिर्मित दूरबीन से 1610 ईस्वी में आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या फिर ज्वालामुखियों के विस्फोट से? तो याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, अच्छा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेथियर ने किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है तो ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, ये उत्पत्ति कब दी गई थी?
1927 में किनके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 3 पॉइंट। कब की बात है ये? 1927। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए बाकी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर ने किया था, ये भी ठीक है। 1927 में किया था, ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया था कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय कण अंतरिक्ष में फैलने लगे, जिससे धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों यानी कि प्लैनेट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। कब दिया था? 1927 में। किससे संबंधित है ये? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक ना, चलिए, और ये कब की बात है? तो ये लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की ये घटना बताई जाती है कि ये इतना साल पहले ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर बृहस्पति। धूमकेतु है ना, धूमकेतु बताना है कि किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सभी को पता होगा कि धूमकेतु है ना, जिसे हम लोग पुच्छल तारे भी कहते हैं, है ना, वे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि धूल, बर्फ या हिमयुक्त गैसों से निर्मित होते हैं, है ना, जो सूर्य से ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी की तरफ चक्कर ये लगा रहे होते हैं, अर्थात करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, सूर्य। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये लंबी किंतु अनियमित या फिर असमकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु किसे चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये क्या है? ये धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड होते हैं धूमकेतु। ठीक है, इसी को पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है, कितना डिग्री का होता है? 45, 90, 180 या फिर 270। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री का होता है ना। जैसे ये मान लेते हैं कि आपका है चंद्रमा, मान लेते हैं चांद, मून है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो जब इस स्थिति में होता है तो ये अर्धचंद्राकार होता है, 90 डिग्री का कोण तब बन रहा होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो जानते हैं हम लोग कि सोलर सिस्टम में क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, एस्ट्रॉयड भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, है ना, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। और ये धूल कण और देखेंगे कि जो क्या हिम वगैरह से जो ठंडे जो बर्फ़ों से मिलकर के बने होते हैं, तो वो होते हैं ये धूमकेतु, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो धूमकेतु भी होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, ग्रह तो है ही है प्लैनेट, है ना, जो कि सोलर सिस्टम का भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, जो 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन निहारिका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा करेक्ट। निहारिका क्यों नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि जो भी आकाशगंगाएं हैं, है ना, तो आकाशगंगा हम लोग जानते हैं कि औसतन आप 100 बिलियन तारे का ये समूह होता है ना, जिसका निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम के संघटक से। ठीक है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघटक जो होते हैं ना, इसी को निहारिका कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। ठीक है, प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि जो आकाशगंगा है इसमें 100 बिलियन तारे से भी औसतन कह सकते हैं इसमें हैं, औसतन लगभग ये इतने तारे होते हैं इसमें, जिनका निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम किस संघटक से। तो इन्हीं को क्या कह रहे हैं हम लोग? ये निहारिका कहते हैं। यहाँ सूर्य तथा ऐसे ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। इस प्रकार ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है तारे का, तो तारे यहाँ देखेंगे कि सौरमंडल का तो हिस्सा है नहीं। ठीक है, सौरमंडल में हम लोग क्या क्या लेते हैं? ग्रह को शामिल करते हैं, 8 ग्रह को शामिल करते हैं, क्षुद्र ग्रह हमारा धूमकेतु है, उल्काएं जो होती हैं। ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो ये निहारिका इसमें नहीं आएगा, नेबुला नहीं आएगा।
ठीक है, ये हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले 9 था, अब कितना हो गया है? 8। 8 ग्रह की संख्या और 8 का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, 2006 में हम लोग जानते हैं कि प्लूटो ग्रह को इस श्रेणी से, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जो हुआ था, मीटिंग हुआ था 2006 में, है ना, तो जो शर्तें रखी गई थी ग्रह होने के लिए, जो भी नियम्स बनाए गए थे, उस रूल्स का फॉलो नहीं कर पा रहा था प्लूटो, तो 2006 में से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद मात्र 8 ग्रह बचे थे। क्रम से अगर बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे तो बुध ग्रह, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ दीजिए, शुक्र लीजिए, फिर पृथ्वी लीजिए, फिर मंगल, फिर बुध छोड़ करके लीजिएगा यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र को छोड़िए शनि लीजिए, और फिर अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम से देखेंगे तो 8 ग्रहों का समूह आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, है ना, पश्चिम से पूरब। अर्थात अगर ये हमारा क्या है, ये मान लेते हैं कि सूर्य है, तो ग्रह जो हमारा ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी कैसे घूमेगा? ये पश्चिम से चल करके इधर जाएगा पूरब की तरफ, इस तरह से घूमेगा, इस दिशा में ऐसे। ठीक है, राउंड राउंड आ रहा है समझ में ना? ये ध्यान रखना है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन? शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम अर्थात उल्टी दिशा में ऐसे घूमते हैं ये, है ना, पूरब से चल करके ये पश्चिम की तरफ ऐसे घूमते हैं, इस दिशा में। ठीक है, समझिएगा फिर से, ऐसे यहाँ से आ रहे हैं और ये दिशा में चलते हैं, लेकिन बाकी ग्रह पश्चिम से चल करके ऐसे पूरब की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, सौर प्रणाली अर्थात सोलर सिस्टम के 4 सबसे बड़ा ग्रह का क्रम कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, सोलर सिस्टम के 4 सबसे बड़े ग्रह, तो कई बार अपने हम वीडियो में बता चुके हैं कि शुरुआत का 4 ग्रह लीजिए जिसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और अंतिम का 4 ग्रह लीजिए जिसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। और जो अंतिम का जो 4 ग्रह है वो क्रम से ही है, बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि ग्रह, इससे छोटा अरुण और इससे छोटा वरुण, इस तरीके से क्रम से ही है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, और इसके चौथा नंबर और 5वें नंबर पर आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं सिंपल सा वे में। बाह्य ग्रह से कहते हैं, और ये इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि गैसों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताइए। तो देखिए बुध नहीं आएगा इसमें, यहाँ भी बुध नहीं आएगा, और इसमें बुध नहीं आएगा। तो देखिए क्रम यहाँ दिख रहा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना, ये आसान है, सबसे बढ़िया है ऑप्शन, इससे अच्छा आसान ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्रम से तो है, आप क्रम से ही देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्या है, बुध ग्रह है। ठीक है, बुध के बाद देखेंगे यहाँ पर बुध के बाद शुक्र, बुध बृहस्पति नहीं है, शुक्र है, और फिर पृथ्वी है ना, और फिर मंगल ग्रह। तो ये शुरुआत के 4 ग्रह हो गए, और इसके बाद फिर 4 ग्रह। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्रम से देखिए दे रखा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो शुरुआती 4 तो ये क्रम से ही है। और फिर है पृथ्वी 5वें नंबर पर, फिर शुक्र ग्रह क्योंकि जुड़ा बहन है तो बराबर ही होगा। ठीक है, और फिर सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, तो जो बचेगा उसके पहले रख लीजिए। तो ये तो सबसे आसान है। ठीक है, और क्रम से लगाना भी आसान है। चलिए, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र ग्रह है, ना कि बुध ग्रह, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। जुड़ा बहन भी कहते हैं पृथ्वी का, शुक्र को ही कहते हैं, पृथ्वी का जुड़ा बहन शुक्र। चलिए अगला सवाल है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई हैं सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आसान सा सवाल है, ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए जरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई हैं आकाशगंगा को। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती हैं, परंतु संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित मतलब इरेगुलर आकार की होती हैं। एक ये दिया हुआ है A16889B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई हैं। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सी आकाशगंगा की खोज हुई है। तो ये याद रखिएगा 1689B11 है ना, A1689B11 इस तरह से याद रखिएगा, खोजी गई हैं। सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है ये,
जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए सवाल लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? है ना, तो दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और दो ही ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं बाकी ग्रहों के तुलना में, ये भी याद रख सकते हैं साथ ही साथ, है ना। तो बताना है कौन सा दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो पहला तो याद रखिएगा कि जो आंतरिक ग्रह है उसका ही कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आंतरिक ग्रह का मतलब शुरुआती 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और फिर अंत का 4 ग्रह, इसे बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो जो आंतरिक ग्रह है ना, उसी में से कोई 2 ग्रह होंगे जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर। तो अब देखिए आंतरिक ग्रह में कौन कौन आएंगे, तो नेपच्यून प्लूटो तो होगा नहीं, ये आंतरिक ग्रह नहीं है ये, है ना। बुध शुक्र है, मंगल भी है, मंगल बुध है, तो बाकी सब ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो हमें 2 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बुध और शुक्र। ठीक है, तो ये दोनों ग्रह देखेंगे जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और ये दोनों भी क्रम से ही हैं, है ना। ये सूर्य हो गया, इसके बाद फिर बुध हो गया, और फिर बृहस्पति नहीं है, फिर शुक्र है। तो ये दोनों जो सटे हुए ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, इससे कोई भी उपग्रह नहीं है। और याद कीजिए शुक्र ग्रह, है ना, शुक्र ग्रह ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, और एक और कौन सा था, अरुण ग्रह। ठीक है, तो शुक्र और अरुण दोनों जो है ये विपरीत दिशा में घूमते हैं, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ठीक है, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, डीमोस, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे डीमोस और एक होता है फेबोस। फोबोस और डीमोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। डीमोस और एक होता है फेबोस, ये दोनों जो उपग्रह हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो ये सभी बृहस्पति का उपग्रह हैं। बृहस्पति के ज्ञात तो उपग्रहों में से 95 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से। बाकी देख लेते हैं और क्या यहाँ पर दे रखा है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, ठीक है, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि प्रमुख उपग्रह हैं। जबकि फोबोस और डीमोस मैंने बताया ना कि ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, और ये सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह भी हैं, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल रहेगा कि केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? तो याद रखिएगा ये अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको याद कर दीजिए आप। ठीक, केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। एक्चुअली में इसे हम लोग अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो हमको साइंस की दुनिया में जाना होगा। ठीक है, तो बस इसका आप लोग को फिलहाल आंसर याद रखनी है कि अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है आवर्तकाल। किसका? केपलर के ग्रहों की गति के नियम ये बताता है। बाकी देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बार पढ़ देते हैं। खगोल विज्ञान में केपलर की ग्रहीय गति के 3 नियम हैं। कौन कौन सा? सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इनके केंद्र में स्थित है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। तीसरा कहता है कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष या फिर सेमी मेजर एक्सिस के घन का समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से तीनों पॉइंट याद रखिएगा, केपलर की ग्रहीय गति के नियम। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? बताना है पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे दूर किसका होगा? जो सबसे दुर्गम, जब सबसे ज़्यादा जो दूर में होगा ग्रह, है ना, तो सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? तो हम जानते हैं कि सबसे दूर में है वरुण ग्रह, और सबसे नज़दीक में कौन सा है? बुध ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वरुण, अर्थात वरुण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8 ग्रहों में से पृथ्वी से वरुण जो है ये दूरी में सबसे अधिक है ना, याद रखिएगा।
कितना डिस्टेंस है तो भी आप याद रख सकते हैं, 4000 या फिर 4.495 अरब किलोमीटर, ठीक है, जो कि आपका यहाँ दे रखा है, इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है। बृहस्पति का मास पूछ रहा है आपसे कि लगभग कितना है ना। तो याद रखिएगा बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है ना। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है तो सूर्य का जितना है उसका 1000वां भाग निकाल दीजिए, उतना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग कह रहा है ना, तो सूर्य का द्रव्यमान मान लेते हैं 1 होगा, 1 अगर यूनिट होगा तो इसका 1000वां भाग कर दीजिए, ठीक है। तो जो निकल करके आएगा वो उसका बृहस्पति का द्रव्यमान निकल जाएगा, 1000वां भाग मतलब यही कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए और क्या दे रखा है, बृहस्पति का द्रव्यमान मास सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति जुपिटर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। 318 गुना मतलब अगर बृहस्पति का अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 1 किलो होगा तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होगा, 318 किलो होगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन, बृहस्पति। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह, जो कि एक सवाल पूछा गया एग्जाम में, को भेजा था, है ना, जूनो सैटेलाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। कई बार बता चुके हैं, है ना, ये शुक्र ग्रह है ना। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, है ना। सुबह का तारा, शाम का तारा, ठीक है, क्योंकि सुबह और शाम में ही दिखता है। सूरज उगने से पहले दिखेगा और सूरज डूबने के जस्ट बाद आपको चमकता तारा दिखेगा पश्चिम की तरफ, ठीक है, वही है शुक्र ग्रह। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है सुबह शाम में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। देखो तारों का समूह कह रहा है तो पहले हम बता चुके हैं, तारों का समूह को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक निश्चित आकृति जो होता है ना, जो आप देखेंगे तारों का समूह कह रहा है यहाँ पे, पूरे तारों का समूह, ये पूरे तारों का समूह नहीं है, खास एक व्यवस्थित में आकृति के रूप में आपको दिखेगा। सामने से कि देखेंगे, सुने होंगे खटोला, कुछ इस तरीके से आप देखें, है ना। तो इस तरह के समूह को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। इसे बोला जाता है नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, रात्रि में आकाश में दिखने वाले लगभग एक समान तारों के विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है उसे तारामंडल या तो उसे ही क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, है ना। तारामंडल, तारों का समूह को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। जो कुछ इस तरह से खटोला दिखेंगे, बिग बियर जो ये सब, ये सब क्या है, तारामंडल का ही समूह है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव या फिर चित्रा। तो याद रखिएगा सबसे नज़दीक कौन सा तारा स्थित होगा। हम जानते हैं कि हम सोलर सिस्टम में हम लोग में हैं, तो जैसी बात है सूर्य ही होगा सबसे निकट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। बाकी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, इधर तारा का नाम दे रखा है, पृथ्वी से कितना दूरी पर है ना। तारे कौन से, तारे का नाम क्या है, और पृथ्वी से दूरी। तो यहाँ पर लगभग 10 तारों के बारे में बताई गई हैं और पृथ्वी से कितना दूर है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। वैसे इतना याद करना तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अल्फा सेंचुरी, है ना, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया एग्जाम में, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे साइरस है, इसी बारे में पूछा गया है। तो इन सबको भी ध्यान रख सकते हैं, एक दो कम से कम जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो शायद एग्जाम में तुक्का लग जाए। चलिए आगे देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। तो ये शुक्र ग्रह का है, जिसे हम लोग जुड़वा बहन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों कहते हैं इसको जुड़वा बहन, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आकार, घनत्व, द्रव्यमान और व्यास लगभग पृथ्वी के लगभग समान है, इसीलिए।
अगर आपसे कोई पूछे कि जुड़ा हुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी में जो आकार है, घनत्व है और द्रव्यमान मास या फिर जो व्यास है लगभग क्या है, पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़ा बहन कहते हैं। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो दूर में होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह होगा। तो दूर में कौन सा ग्रह होगा बताइए जरा, सबसे दूर में कौन सा ग्रह होगा? जाहिर सी बात है अरुण होगा, दिए गए ऑप्शन में, है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है कौन सा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण यूरेनस है। इसका औसत तापमान लगभग 224 माइनस में है, ये 224 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में इतना गुना है, मतलब सोचिए कि कितना कम है, 1/14वां, मतलब 1 का 14वां भाग ही पहुँच पाता है कहाँ पर? ये अरुण ग्रह पर। इसी कारण यह और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में वरुण ग्रह भी दिया हो सकता है, तो वरुण ग्रह को कभी टिक ना कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग ये सोचे कि सबसे दूर में वरुण ग्रह है तो सबसे ज़्यादा ठंडा वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से अरुण ग्रह जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है, वरुण उसके तुलना में थोड़ा सा कम है, मतलब कह सकते हैं कि गर्म है वो। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सूर्य से 8वां ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। तो ये भी बहुत ज़्यादा ठंडा तो है, लेकिन अपनी अधिक आंतरिक गर्मी के कारण यूरेनस से थोड़ा सा गर्म है। क्या कहा हमने? सूर्य से 8वां ग्रह नेपच्यून भी अत्यधिक ठंडा है, लेकिन अपनी अधिक आंतरिक गर्मी के कारण यूरेनस से थोड़ा सा गर्म है। इसीलिए ऑप्शन में वरुण ग्रह भी रहेगा, तो भी आपको टिक क्या करना है? अरुण ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल लेते हैं कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हर्शेल ने किया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक, चलिए चलिए तो आसान सा सवाल है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 सेल्सियस है ना। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसे केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र के बारे में बात करें इसका, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इससे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला या फिर स्फीयर ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है अपने आप में, है ना। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो उसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 150। अब सोच सकते हैं 150 लाख डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा अपने आप में, है ना। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की बाह्यतम आउटर परत को क्या कहते हैं? है ना, तो इसे क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं या तो फिर कोरोना कहते हैं, है ना। कोरोना वापस फिर से आ रहा है, सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि क्या वास्तविकता में कोरोना है या नहीं है? जैसे कि हमने बहुत सारे गांव में जाकर के देखा, तो वहाँ पे समझ में ये आया कि लोगों को ये मानना है कि कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ सरकार की चाल है, या फिर मतलब इस तरह से बिलीव नहीं करते हैं कि सब कोरोना नाम का कुछ चीज़ भी है। सिर्फ इन लोगों को लगता है कि डराने का और लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोरोना नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या सच में आप लोग ऐसा मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या सच में किसी का कोरोना से मृत्यु हुई है? क्या कोरोना सच में है या फिर एक अफवाह मात्र है या फिर कुछ और है? आप लोग को क्या राय इसके बारे में, इस कोरोना के बारे में, जो कह सकते हैं कि 2-3 साल के पहले जिस तरह से भयावह रूप लिया था, सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो फिर से ये लौट रही है धीरे धीरे। तो क्या लगता है, इससे आप भी डरे हुए हैं क्या? इससे आप सच में मानते कि हाँ इससे डरने की ज़रूरत है, परहेज करने की ज़रूरत है ना। तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इसके बारे में क्या राय है, और गाँव वाले जो लोग इस तरह से कहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो ये राय इसके बारे में आप लोग जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए
ये लाइन याद रखिएगा, है ना। संवतः सितंबर 2023 में सूर्य के वर्णमंडल और कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह भेजा था। भेजा जाएगा, तो 2023 में बात हो रही थी तो भेजा गया होगा, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2023 में सूर्य के वर्णमंडल और कोरोना के अध्ययन के लिए क्या इसरो ने क्या भेजा था, तो आदित्य L1 उपग्रह, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? ताप उत्सर्जन में, है ना, या फिर प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन में, या फिर नाभिकीय संलयन में, या फिर नाभिकीय विखंडन में? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन में। ठीक है, नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में, है ना, सूर्य की ऊर्जा निहित होती है, या फिर कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन से ही सूर्य की ऊर्जा जो होती है वह हमें प्राप्त होती है, या फिर उत्सर्जित वहाँ से होती हैं, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में यहाँ देखेंगे कि लौ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, फिर दिखाई पड़ता है ऐसा लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये है चंद्रमा पर। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान या काले धब्बों का शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय रहता है। प्रथम मानवयुक्त अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के इसी भाग में सर्वप्रथम पहुंचा था, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि? पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि वह अपनी अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, उसके घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान ही है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, या फिर उसके परिक्रमण के अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है ना। उसकी घूर्णन और परिक्रमण की अवधि जो है वो एक होने के कारण पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। ठीक है ना। और ये लगभग 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए तो दोनों समान ही है, परिक्रमा और घूर्णन, इसका सेम अवधि होने के कारण ऐसा होता है, जो कि पार्श्व भाग सिर्फ दिखाई देता है। अगला सवाल है कि किस ग्रह पर जल चक्र वाटर साइकिल पाया जाता है? तो सीधी सी बात है, वाटर साइकिल या फिर जल चक्र कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पर पानी है। पानी कहाँ है, किस प्लेनेट पर है? तो ये तो पृथ्वी पर ही है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड भी कहते हैं सूर्य के चारों ओर किस ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं? VVI है ये एग्जाम की दृष्टि से। एस्ट्रॉयड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य लगाते हैं, ये आपको बताना है ना। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रॉयड, है ना। जैसे अब मान लेते हैं ये मंगल है, मंगल के बाद बुध और ये हो गया बृहस्पति, है ना। तो इसके बीच का जो स्थान है ना, ये चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच में ही है, ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति, इसके बीच में देखेंगे तो क्या है, ये क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है यहाँ। अच्छा, ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य उपस्थित क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना। फोरवेस्टा का एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखें से देखा जा सकता है। सवाल नंबर 28 है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? बताना है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। बताइए, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, बुध ग्रह कभी मत टिक कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी शुक्र ग्रह।
है ना। सामान्यतः सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का तापमान कम होता जाता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। बुध के बाद क्रम में शुक्र के होने के बाद भी शुक्र पर अधिक सघन वातावरण होने के कारण शुक्र का औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। इसके पश्चात बुध ग्रह देखने को मिलेगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर जो क्रम में वैसे आपको लगा देनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक किसका है? शुक्र का है, फिर बुध का है, और फिर उसके बाद फिर आप क्रम से लगा सकते हैं जैसे कि दूरी के क्रम में ग्रह हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 28, बृहस्पति के वलय रिंग्स हैं, कैसे हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं सिलिकेंटो से निर्मित हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति के वलय सिलिकेंटो से निर्मित है। इन वलयों को जेवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में नासा यूएसए के द्वारा प्रक्षेपित की अंतरिक्ष यान वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी, ठीक है। और एक सवाल और है जो इस अध्याय का आखिरी सवाल है कि सुपरनोवा क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है धूमकेतु, क्षुद्रग्रह है, या फिर विस्फोटक तारा, या फिर ब्लैक होल है। तो सुपरनोवा ध्यान रखिएगा, सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। किसी तारे के भयावह विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं, जो रक्त दानव रेड जायंट के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों की इस व्यवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे तारों में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग में न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।